हेलो एवरीवन। तो आज मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपका साइंस कंप्लीट नहीं है तो आप प्रीलिम्स के लिए इसको कवर कर सकते हैं। स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीटली कवर हो जाएगा। उसके बाद आप जो है पीटी 365 से जो करंट का पोर्शन है उसको फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूरी की पूरी स्टैटिक इस सीरीज़ में कवर कराऊंगी। ठीक है, जो कि सफिशिएंट होगा। सो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप स्टेट पीसीएस की भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा रोल जो है रहता है स्टेट पीसीएस में। सो समझते हैं बेसिक बायोलॉजी। ओके, तो बायोलॉजी क्या है? सिंपली अगर हम बायोलॉजी बोले तो इसका मतलब है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, यही बायोलॉजी है। बायोलॉजी का सिंपल मतलब है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी डिवाइड है बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड में, जो कि कवर करता है मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बिहेवियर, ऑरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन को। अब सिंपल समझते हैं सेल बायोलॉजी क्या है। तो सेल को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। तो सेल क्या है? सेल जो है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है लाइफ का। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो या तो एक सेल से या तो ज़्यादा सेल से मिलकर के बना है। और सेल का क्या फीचर है कि ये रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, और इसीलिए हम सेल को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल को क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, और सेल यूजुअली अगर हम देखें तो क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है। एक्सेप्शन अगर देखें तो ऑस्ट्रिच एग, जो कि लार्जेस्ट सिंगल सेल है। तो अभी तक हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि सेल क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है लाइफ का। ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म है एक या ज़्यादा सेल से मिलकर के बने हैं, और सेल क्या कर सकते हैं? रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। इसीलिए हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। और सेल यूजुअली माइक्रोस्कोपिक होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? ऑस्ट्रिच एग, लार्जेस्ट सिंगल सेल। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके बारे में यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था कि लाइफ जो है अर्थ में कब ओरिजिनेट हुआ और क्यों हुआ। तो ये इसमें तो हम ज्योग्राफी में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम जस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं क्यों ओरिजिनेट हो पाया लाइफ। क्योंकि यहाँ पे जो एसेंशियल एलिमेंट्स था, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब कुछ क्या था? अर्थ में प्रेजेंट था, अवेलेबल था, जिसके वजह से जो है लाइफ पॉसिबल हो पाया। क्योंकि ये एलिमेंट मिल करके क्या बनाए? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाया, जो कि नेसेसरी था लाइफ के लिए। अब हम सेल का क्लासिफिकेशन समझते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या है? बेसिक है। फिर आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल कहने का क्या मतलब है? पहले का सेल। ठीक है, पहले का सेल इन द सेंस कि जो प्रॉपरली वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने के लिए नहीं मिलता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होगा, इस बात को याद रखना है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। और यहाँ पे कोई नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि याद रखना है। ठीक है, कि कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, और कोई भी जो है नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। देन जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड रीजन। और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा ना, तो ये जो न्यूक्लियोइड रीजन रहेगा, इसी में जेनेटिक मटेरियल जो है प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो अब तक हमने क्या समझा कि प्रोकैरियोट क्या होता है? जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है, और नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है। जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है, कहाँ होता है? न्यूक्लियोइड रीजन है, वहाँ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल कहने का क्या मतलब है? मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पे होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। जो बेसिक डिफरेंस है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं ये मोर डेवलप्ड सेल है, और ये डिवाइडेड है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में।
तो प्लांट सेल का एक फीचर आपको याद रखना है कि इसमें एडिशनल सेल वॉल होता है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद भी यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल होता है। किसमें, प्लांट सेल में। इसमें क्वेश्चन भी बना है, याद रखना है। और इसमें प्लांट सेल में एक्स्ट्रा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, तो आपको कुछ और फैक्ट आप याद रख सकते हैं। जो टर्म सेल है इसको कॉइन किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। और एक और चीज़ याद रख सकते हैं, आरबीसीज इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के आरबीसी में क्या होता है, हमारे आपको सबको पता है कि ब्लड में क्या है, आरबीसी पाया जाता है, लेकिन इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। ह्यूमन आरबीसीज लैक अ न्यूक्लियस टू मैक्सिमाइज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्यों नहीं है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी किया जा सके, ज़्यादा स्पेस बने, तो जिससे क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी किया जा सके। मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन कैरीज मोर ऑक्सीजन। ठीक है, देन आरबीसीज ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या देखा, हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और जो प्रोकैरियोट्स है इसको हम क्या कह सकते हैं, ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म्स। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। ऐसे तो ऑलरेडी हमने जो बेसिक डिफरेंस है देख लिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो साइज क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक का, तो साइज होता है इसका 0.2 टू 2.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और इसका 10 to 100 हो सकता है। ठीक है, देन एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया या आर्किया। देन इसमें यूकैरियोटिक सेल में जनरली एनिमल और प्लांट आ जाते हैं। देन इसमें न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स जो होता है, मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स, इसमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, और इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तो ये सब प्रेजेंट रहेगा। देन फ्लैजिला, हेयर लाइक एपेंडेजेस दैट हेल्प सेल को मूव करने में जो मदद करते हैं। ठीक है, फ्लैजिला क्या है, एक हेयर लाइक एपेंडेजेस होता है जो हेल्प करता है सेल को मूव करने में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर के बना होता है। और इसमें जो फ्लैजिला होता है ये कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर के बना होता है। ठीक है, देन सेल वॉल, तो यूजुअली इसमें प्रेजेंट होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमें सेल वॉल देखने के लिए मिलता है, और यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है सिर्फ किसमें, प्लांट सेल में या फंजाई में। ठीक है, फंजाई में होता है, और ये केमिकली सिंपलर होता है। ठीक है, जो सेल वॉल पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, और इसमें जो सेल वॉल पाया जा रहा है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और यूजुअली प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, दोनों में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म, दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम, इसमें छोटा राइबोसोम पाया जाता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में लार्जर। ठीक है, सेल डिवीजन अगर देखें तो इसमें ज़्यादा सेल डिवीजन नहीं होता, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। और यहाँ पे जो नॉर्मल सेल डिवीजन है, जैसे कि माइटोसिस, मियोसिस, ये होता है, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सेल डिवीजन में यहाँ देखने के लिए मिलता है। देन क्रोमोसोम्स का नंबर अगर देखें तो 1 बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम्स, एक हो सकता है लेकिन ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं होगा, और यहाँ पे मोर देन 1 हो सकता है। मीन्स ये क्या है, इतना डेवलप्ड सेल नहीं है, और ये डेवलप्ड सेल है, ये ओल्डेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये लेटर ऑन बाद में अच्छे से डेवलप हुआ सारे सेल के बारे में। तो हमने यहाँ पे जो बेसिक हम देख रहे हैं और जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो ये है कि न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें एब्सेंट है और इसमें जो है प्रेजेंट है। और मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है। और मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स कौन सा होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आप ये फीचर जो है देख सकते हैं। प्रोकैरियोट्स का क्या है, ऐसे बीच में न्यूक्लियोइड है, सेल वॉल है, सम यूकैरियोट्स में कैप्सूल जो है कुछ प्रोकैरियोट्स में देखने के लिए भी मिलता है। ठीक है, देन तो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है, और सेल वॉल हमने देखा कुछ यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, जैसे कि प्लांट में, और इसमें फ्लैजिला है। ठीक है, ऐसे फ्लैजिला पाया जाता है इसमें। देन इसमें हमने देख लिया कि न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस,
साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम मूव करते हैं, समझते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना हुआ है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो समझना चाहिए इसको, ठीक है। तो प्लांट सेल अगर देखें तो यूजुअली ये क्या होते हैं, लार्जर होते हैं एनिमल सेल से, और एनिमल सेल यूजुअली स्मॉलर होते हैं प्लांट सेल से। तो सबसे पहला हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, प्लांट सेल लार्जर होता है। हम देखते हैं प्लांट कितने बड़े बड़े हैं, ठीक है, पेड़ पौधा का आप साइज देख सकते हैं कितना ज़्यादा, तो डेफिनेटली जो है प्लांट सेल ज़्यादा बड़ा है एनिमल सेल से। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है एनिमल सेल में, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ याद रखना है कि सेल वॉल प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। देन प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है इसमें, और इसमें जो है प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होता है। इन सारे टर्म को आप याद कर लें कि प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट में, और एनिमल में एब्सेंट है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं है। प्लांट को क्या चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं है। देन अगर और देखें तो वैक्यूल जो होता है इसमें, ठीक है, वैक्यूल वो लार्ज होता है और परमानेंट होता है वैक्यूल, और यहाँ पे वैक्यूल एनिमल में स्मॉल होगा और टेम्परेरी होगा, ठीक है। ये इतना डिफरेंस हमने देखा कि एनिमल सेल क्या है, छोटा है प्लांट सेल के कंपेयर में। देन सेल वॉल जो है एनिमल सेल में एब्सेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है। प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है प्लांट सेल में, और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है एनिमल सेल में। और जो प्लांट में वैक्यूल होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा, परमानेंट होगा, और एनिमल सेल में जो वैक्यूल होगा वो स्मॉल होगा और टेम्परेरी होगा, ठीक है। अब और देखते हैं कुछ डिफरेंसेस। सेंट्रियोल एब्सेंट एक्सेप्ट मोटाइल सेल्स ऑफ लोअर प्लांट। तो यहाँ एक और चीज, अब हमें यहाँ पे हमने इतना तक ये देखा कि प्लांट में ज्यादा क्या क्या है, ठीक है, प्लांट में क्या ज्यादा है और एनिमल में क्या कम है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एनिमल में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो सेंट्रियोल्स जो है एब्सेंट होता है प्लांट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी प्लांट में सेंट्रियोल नहीं हो सकता है एक्सेप्ट मोटाइल सेल्स ऑफ लोअर प्लांट। तो लोअर प्लांट में सेंट्रियोल हो सकता है, ठीक है, ऐसे जनरली सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, और सेंट्रियोल एनिमल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरीफेरी ऑफ सेल। अब एक और डिफरेंस समझना है कि जो न्यूक्लियस है प्लांट में कहाँ रहता है, पेरीफेरी में रहता है, ठीक है, पेरीफेरी में। और यहाँ पे न्यूक्लियस क्या रहेगा, सेल के सेंटर में। अगर ये सेल है तो इसके सेंटर में जो है न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ होगा, पेरीफेरी, ठीक है। अब देखते हैं कि लाइसोसोम, हमने ऑलरेडी देखा कि इसमें लाइसोसोम रेयर है और लाइसोसोम एनिमल में प्रेजेंट रहेगा। देन स्टोरेज मटेरियल प्लांट सेल में क्या है, स्टार्च ग्रेन्स, और स्टोरेज मटेरियल एनिमल सेल में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। तो ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट तक हमने देखा, वैक्यूल जो है प्लांट सेल में बड़ा रहेगा, परमानेंट रहेगा, इस एनिमल सेल में छोटा रहेगा। सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट रहेगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लियस जो है पेरीफेरी में रहेगा प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में कहाँ पे रहेगा, सेंटर में रहेगा। और लाइसोसोम क्या है, रेयर है, और किसमें, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट रहेगा। और स्टोरेज मटेरियल जो है स्टार्च ग्रेन है प्लांट सेल में, और इसका ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है। अब मैं रिपीट इसको इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो है ऐसे सिंपल लग रहा है जब आप पढ़ रहे हो, लेकिन कंफ्यूजिंग है, ठीक है। फिर आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ किस में प्रेजेंट है। तो आप एक बार देख सकते हैं प्लांट सेल में क्या क्या है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, सेल वॉल जो कि हमने देखा जो एनिमल में नहीं है, यहाँ सेल मेम्ब्रेन है, एमाइलोप्लास्ट है, वैक्यूल, इसमें बड़ा वैक्यूल है, ठीक है, बड़ा वैक्यूल है। देन गोल्जी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये नहीं है एनिमल में। राइबोसोम, छोटा सा राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ है, पेरीफेरी में हमें देखने के लिए मिल रहा है, नॉट इन सेंटर, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म। देन एनिमल सेल में गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस हमें सेंटर में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। देन माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स जो है देख रहे हैं हम, इच कंपोज्ड ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ सेंट्रियोल्स हमें देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे हमें सेंट्रियोल्स देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सेल
प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ हम देख रहे हैं, गोल्जी वेसिकल्स और लाइसोसोम, जो कि लाइसोसोम यहाँ एब्सेंट है। तो ये हमने बहुत ही अच्छे से इन सारे चीज़ों को हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या है। प्लांट सेल में बेसिकली हमने क्या देखा, प्लाज्मोडेस्माटा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सेल वॉल, ये याद रखना है। ठीक है, देन इसमें जो है एनिमल सेल में लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल्स इसमें छोटा है। ठीक है, वैक्यूल इसमें हम देखें तो बड़ा है। ये हमने बार बार देखा। ठीक है, अब समझते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, तो ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, सेल के अंदर होता है और जिसका स्पेसिफिक फंक्शन है सेल के सर्वाइवल के लिए ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट है, देखते हैं न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो सेल का कंट्रोल सेंटर, ठीक है, सेल का ये एक तरीके से ब्रेन है, ये कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को। इसमें डीएनए होता है जो जेनेटिक मटीरियल है, ये इसमें पाया जाता है और ये सराउंड किससे है, सराउंडेड बाय डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ पोर्स। तो ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है सेल का, इसमें डीएनए होता है जेनेटिक मटीरियल और ये डबल लेयर्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, जो कि इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए है, ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए प्रेजेंट होता है प्लांट में और एनिमल सेल में। एब्सेंट होता है कहाँ पे, एब्सेंट इन ह्यूमन आरबीसीज। हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस ह्यूमन आरबीसीज में नहीं होता है और न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, याद रखना है। तो न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर है, इसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और ये सराउंड होता है डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। देन ये ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्लांट और एनिमल सेल्स में होता है। ठीक है, और एब्सेंट होता है ह्यूमन आरबीसीज में। अब देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत यूजफुल है, साइट ऑफ एटीपी। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू क्रिस्टी। जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्ड रहता है एज ए क्रिस्टी, इनटू क्रिस्टी। कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने कॉइन किया था, कार्ल बेंदा ने। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, जहाँ पे कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू क्रिस्टी। ठीक है, इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ये प्रेजेंट होता है प्लांट और एनिमल सेल में। देन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मेम्ब्रेन नेटवर्क फॉर सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये एक तरीके का मेम्ब्रेन नेटवर्क है, किस चीज़ के लिए, सिंथेसिस के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट को याद रखना है। तो जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन सेकेंड इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम्स नहीं हो रहा है, नहीं है, क्या नहीं है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं है। देन यहाँ पे लिपिड सिंथेसिस होता है और डिटॉक्सिफिकेशन होता है, याद रखना है। ये प्लांट और एनिमल दोनों तरीके के सेल में प्रेजेंट होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ का लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। बेसिक डिफरेंस जो है, जो रफ है उसमें राइबोसोम है और जो स्मूथ है उसमें राइबोसोम नहीं है। देन गोल्जी apparatus। ठीक है, तो ये क्या है, मॉडिफाइज पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो इसका काम क्या है, मॉडिफाई करता है, पैकेजिंग वगैरह कर रहा है, किस चीज़ का, प्रोटीन और लिपिड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मतलब ये एक तरीके से मॉडिफाई पैकेजिंग वाला काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो है क्लोजली काम करता है किसके साथ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर के। इसी को हम क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, पैकेज कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। ये भी प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। देन लाइसोसोम, इसमें क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम
एंजाइम पाया जाता है, ब्रेक डाउन करता है, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन वेस्ट डेड सेल पैथोजन को ये ब्रेक डाउन करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। तो अगर पूछे सुसाइड बैग किसको कहा जाता है तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन इस टाइप से पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन बन जाता है कि सुसाइड बैग्स ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल गोल्जी एपरेटस और सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल लाइसोसोम को कहा जाता है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ये ब्रेक डाउन करता है वेस्ट को, डेड सेल को, पैथोजेंस को, और ये प्रोमिनेंट होता है किसमें, एनिमल सेल में। ठीक है, सो लाइसोसोम किस में प्रोमिनेंट होता है, एनिमल सेल्स में, याद रखना है। देन राइबोसोम्स, तो ये साइट है किस चीज़ का, प्रोटीन को सिंथेसिस करने का साइट है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, और राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, फाउंड फ्री इन साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली पाया जाता है, और अटैच टू रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहता है। हर लिविंग सेल्स में ये पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल है, ओनली सिर्फ ये प्लांट में पाया जाता है, ये फोटोसिंथेसिस का साइट है, यहाँ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के लिए पॉसिबल हो पाता है। इसमें क्लोरोफिल होता है और डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू ग्लूकोज, तो जो लाइट एनर्जी है उसको ग्लूकोज में चेंज करता है, और प्लांट्स और एल्गी में ये पाया जाता है। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ों को देखा। तो अब एक बार हम जल्दी से देखते हैं। न्यूक्लियस क्या हो गया, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल हो गया, इसमें डीएनए होता है, जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, हम कहते हैं इसको एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया से नाम रखना है एनर्जी, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, देन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, मेम्ब्रेन नेटवर्क फॉर सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम होता है, इसमें प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होता है, और ये लिपिड को सिंथेसाइज करता है और डिटॉक्सिफाई करता है। और गोल्जी एपरेटस को हम क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, और राइबोसोम क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, और ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स ओनली, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन, कन्वर्ट्स लाइट इनटू ग्लूकोज, तो लाइट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ठीक है, फाउंड इन प्लांट्स एंड एल्गी। ठीक है, अब कुछ प्रीलिम्स का कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं याद करके। ठीक है, याद रखना चाहिए, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल क्या है, न्यूक्लियस है। एनर्जी करेंसी किसको कहेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन है, राइबोसोम है। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन है, क्लोरोप्लास्ट है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिटॉक्सिफिकेशन, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम। एनर्जी करेंसी हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, और लार्जेस्ट ऑर्गेनेल न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, हम उनको देख लेते हैं। वैक्यूल, ठीक है, तो ये एक तरीके का मेम्ब्रेन इसमें होता है, और स्टोरेज ऑर्गन है ये स्टोर करता है वाटर, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और पिगमेंट्स को। मेंटेन टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है, इसीलिए प्लांट सेल में हमने देखा ये बड़ा होता है। और प्लांट सेल फिर देखते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल में हमें देखने के लिए मिला कि वैक्यूल जो है बहुत बड़ा होता है, अप टू 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये हेल्प करता है ग्रोथ के लिए, रिजिडिटी के लिए। वैक्यूल्स अगर हम एनिमल सेल में देखें तो स्मॉल और टेम्परेरी होता है, और ये भी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करता है। तो वैक्यूल का हमने क्या रोल देखा कि ये जो है क्या करता है, स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को और पिगमेंट को। ठीक है, वाटर को, इन सारी चीज़ों को ये क्या करता है, स्टोरेज फंक्शन है बेसिकली इसका। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। ठीक है,
सो साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक फ्लूइड होता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? जेली लाइक जो है फ्लूइड होता है। साइट ऑफ मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और ज़्यादातर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होता है साइटोप्लाज्म में, और ये प्लांट और एनिमल दोनों जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, कंपोजिशन अगर देखें तो वाटर, प्रोटीन, एंजाइम, सॉल्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, देन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि सेल को सराउंड करके रखता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन। ये कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, तो सब्सटेंस का एंट्री और एग्जिट को ये कंट्रोल करता है। ये प्रोवाइड करता है शेप एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है? फॉस्फोलिपिड बायलेयर होता है, इम्बेडेड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का। तो जो पहला लेयर हम स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं? फॉस्फोलिपिड बायलेयर होता है, जिसमें कि क्या क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री, ठीक है, जो एनिमल सेल होता है तो सेल मेम्ब्रेन कौन सा होगा? आउटर मोस्ट बाउंड्री। और प्लांट सेल में लाइज बिलो द सेल वॉल, सेल वॉल सबसे बाहर रहेगा, तो प्लांट के केस में सेल वॉल बाहर हो जाएगा, फिर सेल मेम्ब्रेन होगा। और एनिमल के केस में सेल मेम्ब्रेन। तो ये कैसे बना होता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, जिसमें कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये सेल का हमने बेसिक फंक्शन और बेसिक जो भी फीचर्स था वो हमने देखा। अब देखते हैं स्टेम सेल के बारे में। ठीक है, स्टेम सेल्स क्या है? तो स्टेम सेल्स क्या है? अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स विथ एबिलिटी टू सेल्फ रिन्यू। तो स्टेम सेल हम उन्हीं को कहेंगे जिनके पास एबिलिटी क्या है कि वो फिर से रिन्यू हो सके, और वो स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, बेसिकली चेंज हो सकते हैं वो अलग अलग टाइप के सेल में। तो स्टेम सेल्स कितने तरीके का होता है? स्टेम सेल्स के ऊपर क्वेश्चन भी बना है। टोटी पोटेंट स्टेम सेल्स, तो कैन फॉर्म ऑल सेल टाइप्स। तो टोटी पोटेंट सेल से जो है हर तरीके का सेल बनाया जा सकता है। ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक टिश्यू। तो इसमें जो है हम क्या देखते हैं कि ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, जैसे कि जाइगोट। ठीक है, तो टोटीपोटेंट सेल का क्या मतलब है कि ये ऐसा सेल है जो हर तरीके का सेल को बना सकता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक टिश्यूज को ये बना सकता है। ठीक है, कैन फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल अगर देखें, कैन फॉर्म ऑल बॉडी सेल टाइप्स। तो ये जो है जितना भी बॉडी सेल टाइप्स है इसको बना सकता है। कैन नॉट फॉर्म प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक टिश्यू। तो हमने क्या देखा? टोटीपोटेंट ऐसा सेल है कि जो हर तरीके का सेल भी बनाएगा, एम्ब्रायोनिक टिश्यू भी यहाँ तक कि वो बना सकता है, जाइगोट भी बना सकता है। और प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो है ये हर बॉडी सेल टाइप्स को बना सकेगा, लेकिन ये प्लासेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक टिश्यू को नहीं बना सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या है? एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स। देन मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या है? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन फॉर्म लिमिटेड रिलेटेड सेल टाइप्स। तो मल्टीपोटेंट जो है ये लिमिटेड रिलेटेड सेल टाइप्स को बना सकता है, जैसे कि एडल्ट स्टेम सेल्स बना सकता है, क्वाड ब्लड स्टेम सेल्स बना सकता है। देन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, ये ऐसा स्टेम सेल्स है, एडल्ट सेल्स रीप्रोग्राम टू प्लूरीपोटेंट स्टेट। तो जो एडल्ट सेल होते हैं, ठीक है, उन सेल्स को क्या किया जाता है? रीप्रोग्राम फिर से किया जाता है कि वो प्लूरीपोटेंट स्टेज में आ सके। ठीक है, प्लूरीपोटेंट स्टेज में कन्वर्ट हो सके। डिराइव्ड फ्रॉम स्किन और ब्लड सेल, तो कहाँ से लिया जाता है? स्किन या ब्लड सेल से लिया जाता है। और ये कैसा होता है? एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल की तरह होता है, और इसमें कोई इथिकल इश्यूज जो है इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो हमने सेल का टाइप देखा, ये इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। टोटीपोटेंट स्टेम सेल का क्या मतलब है? ये हर तरीके का सेल टाइप बना सकता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक टिश्यू भी बना सकता है, मतलब टोटीपोटेंट किसी भी तरीके के सेल को बना सकता है। ठीक है, और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को ही बना देगा। और ये कौन सा सेल होता है? जाइगोट। ठीक है, देन प्लूरीपोटेंट जो स्टेम सेल होता है ये सारा बॉडी में जितना भी सेल होता है उस टाइप के सेल को बना सकता है, लेकिन प्लासेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सेल को नहीं बनाएगा। और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल में क्या हो सकता है कि ये लिमिटेड स्टेम सेल जो है बनाएगा, एडल्ट स्टेम सेल या कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल। और इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का मतलब है कि एडल्ट सेल्स को क्या किया जाता है? रीप्रोग्राम किया जाता है कि वो फिर से प्लूरीपोटेंट स्टेट में चला जाए। ठीक है, जैसे कि इसको स्किन और ब्लड से लिया जाता है। तो सिंपल ये है।
तो अब देखते हैं जो बेसिक सेल टाइप है उनको हमने पढ़ लिया, अब उससे हटके भी और कुछ चीज़ें हम उनको पढ़ते हैं। तो वायरस के बारे में जानते हैं। वायरस का लैटिन में अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। क्या है? पॉइजनस फ्लूइड। ए सेल्यूलर होता है, कहने का क्या मतलब है कि ये ट्रू सेल के तरह नहीं होता है। ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट इसको हम कह सकते हैं। तो ये क्या है? इनर्ट आउटसाइड होस्ट सेल। ठीक है, तो जो अगर मान लो कोई सेल है, होस्ट सेल नहीं है वो, तो वो क्या रहेगा? इनर्ट रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा। जब तक उसको होस्ट सेल नहीं मिलेगा तब तक वो एक्टिव नहीं रहेगा वायरस। और ये एक्टिव कब होगा? जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर जाएगा। जब तक तो वो बाहर है तब तक वो इनएक्टिवेट है, और जैसे ही वो किसी लिविंग सेल्स के अंदर जा रहा है तब वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होगा, आइदर डीएनए और आरएनए, नॉट बोथ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, नॉट बोथ, ये याद रखना है। तो वायरस में क्या क्या होगा? या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, और ये जो है ऐसे इनर्ट स्टेज में रहेगा, मतलब कि कोई एक्टिविटी नहीं होगा इसका। और ये जो है जैसे ही किसी लिविंग सेल्स के अंदर जाएगा इसके अंदर एक्टिविटी होने लगेगी, एक्टिव हो जाएगा। और प्रोटीन कोट इसमें होता है, जिसको हम कौन सा लेयर कहते हैं? कैस्पिड लेयर। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंसिडर्ड लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसीलिए हम वायरस को कहते हैं कि ये क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक लिंक है। ठीक है, वायरस को क्या कंसिडर किया जाता है? लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, देन वायरियन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये नॉन लिविंग की तरह भी होता है, और जैसे ही होस्ट सेल के अंदर चला जाता है ये लिविंग की तरह हो जाता है। तो ये हमने पूरा वायरस के बारे में समझ लिया। देन वायरियन क्या है? तो इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल को हम कहेंगे, कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल को वायरियन कहेंगे। वायरस आउटसाइड होस्ट सेल। ठीक है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बट इन्फेक्टिव फॉर्म। तो क्या हुआ? वायरियन हम किसको कहेंगे कि अगर वायरस है और वो होस्ट सेल से बाहर है, होस्ट सेल के अंदर अभी आया नहीं है, ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। ठीक है, लेकिन इन्फेक्टिव फॉर्म में है कि ये इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? प्रोटीन कोट है दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स वायरल जेनेटिक मटेरियल। तो जो कैप्सिड होता है इसका इंपॉर्टेंट का क्या काम है? जो वायरल जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए, ठीक है, तो उसको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें क्या हो सकता है? इन्वेलप हो भी सकता है और इन्वेलप नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वायरियन क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्फेक्शियस स्टेज है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, क्योंकि ये आउटसाइड होस्ट सेल है। देन वायरॉइड्स, वायरियन हमने देखा। देन वायरॉइड्स क्या है? स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस स्टेज। तो स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस स्टेज को हम वायरॉइड्स कहेंगे। ये जो है किस चीज़ से मिलकर के बना होता है? नेकेड आरएनए से मिलकर के बना होता है। इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है। इन्फेक्ट प्लांट्स ओनली, और ये इन्फेक्ट किसको करता है? प्लांट को इन्फेक्ट करता है। आरएनए होता है इसमें सिर्फ। ठीक है, नेकेड आरएनए ओनली। कॉज प्लांट डिजीज, तो वायरॉइड्स क्या करता है? प्लांट डिजीज कॉज करता है, जैसे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किसकी वजह से होता है? वायरॉइड्स की वजह से होता है। स्मॉलर और सिंपलर होता है वायरसेस से। देन लाइकेंस, लाइकेंस के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है एल्गी या साइनोबैक्टीरिया प्लस फंगी, इनके बीच लाइकेंस क्या करता है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है। ठीक है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है? फूड बनाता है। और फंगी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो एल्गी क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रहा है। और फंगी क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो लाइकेंस क्या है? एक्सीलेंट पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो जो पॉल्यूटेड एयर होगा ना उसमें लाइकेन नहीं होगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाटर जो है पॉल्यूटेड है, क्योंकि इसमें क्या है? लाइकेन नहीं है। तो लाइकेंस के बारे में हमने देख लिया। सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है एल्गी और फंगी के साथ। ठीक है, देन कुछ हमने अगर क्विक याद करना है तो वायरस क्या है? लिविंग सेल नहीं है। वायरियन क्या है? वायरस का इन्फेक्शियस फॉर्म है आउटसाइड होस्ट सेल। ठीक है, देन वायरॉइड्स आरएनए ओनली, और ये प्लांट में होता है। और लाइकेंस क्या है? पॉल्यूशन इंडिकेटर है। वायरसेस अफेक्ट ग्लोबल कार्बन साइकिल, तो वायरसेस क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है ग्लोबल कार्बन साइकिल को भी, ये भी याद रखना है।
देन कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वायरसेस आर मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल एंटिटीज इन ओशियन। तो ओशन में सबसे ज़्यादा अबंडेंटली बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंटिटीज अगर कुछ मिल रहा है दैट इज वायरस। ठीक है, 10 मिलियन वायरसेस पर ml ऑफ सी वाटर, तो इतना ज़्यादा वायरसेस है। देन मराइन वायरसेस में क्या क्या आता है, साइनोफेजेज, बैक्टीरियोफेजेज जो कि इन्फेक्ट कर देता है फाइटोप्लैंक्टन को, बैक्टीरिया को, आर्किया को। और ये क्या करता है, रेगुलेट मैराइन फूड वेब एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल।